आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं खोखली बातें। इस कहानी को लिखा है नीतू सिंह रेणुका जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोच नंबर एस के एक इंडिकेटर के आसपास ज़्यादा लोग नहीं खड़े थे, यानी मुझे डिब्बे में चढ़ने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ बेकार में चिंता कर रही थी। गाड़ी भले ही 2 मिनट रुकती हो, मगर भीड़ में उतनी नहीं होती ना, यानी CST ना जाकर दादा से पकड़ने में कोई हानि नहीं। ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पे आई और इत्मीनान से बैठे लोग मक्खियों की तरह अपनी अपनी जगह से इधर उधर हो गई। मैंने अपने बर्थ के आसपास के लोगों पर नजर घुमाई। सभी परिवार के मैं हासिल है, यानी सुकून से मैं सो सकूंगा। और ट्रेन में करना भी क्या, बस 1 पॉइंट एजेंडा, सोना सोना और सोना है। और भी ऊपर वाली बर्थ तो किसी के उठने बैठने की कोई टेंशन वेंशन भी नहीं। छुट्टी मैंने सोचा थोड़ा ट्रेन चल बल्ले, फिर ऊपर अपनी जगह पकड़ लूँगा, तब तक यहीं बैठा रहूँ। नीचे ही 10 ही मिनट में खिड़की वाले भाई साहब ने अपने सवालों की बौछार से मुझे घायल कर दिया। आप कहाँ तक जा रहे हैं? जी बस फलां नगर। अच्छा, वहाँ तो हमारे बड़े जीजा रहते हैं, स्टेशन के पास ही उनका घर है। गांधी मैदान की तरफ निकलेंगे ना तो उधर ही बाईं तरफ हनुमान जी का चबूतरा है, उसी से सट के उनका मकान है। आपने जरूर देखा होगा। गांधी मैदान वाले हनुमान जी के चबूतरे को तो सबने देखा है। पहले तो मैं उनके पूर्ण विराम लेने की प्रतीक्षा करता रहा ताकि उन्हें बता सकूं कि मैंने नहीं देखा, मगर जब उन्होंने पूर्ण विराम लेने से योजना त्याग दी तो मुझे उन्हें अल्प विराम पर ही टोक कर बोलना पड़ा, जी नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे क्या कह रहे हो? वो हनु हलवाई की दुकान नहीं देखी? बड़ी फेमस है। अगर वहाँ का हलवा नहीं खाया तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, मैंने नहीं खाया। जनाब की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। नहीं खाया? फिर भी आपको जरूर खाना चाहिए। एक बार चख के तो देखिए, बाकी सब भूल जाएंगे। मुझे लगा इस हनु हलवाई शलवाई के ब्रांड एम्बेसडर को सच बता दूं, मगर जो खुद ही प्रश्न पत्र का बच्चा हो, आपसे पता कर के ही छोड़ेगा। सोच ने पूछ ही लिया, रहते कहाँ? जी मैं रहता वहाँ नहीं हूँ, किसी काम से जाना पड़ रहा। ओह, तो पहले बताना था, मैं फालतू में वहाँ का मैप पढ़े जा रहा हूँ। आपने पूछा ही नहीं। इतने में गाड़ी थाने स्टेशन पहुंची। खाली खाली से डिब्बे में लोग ऐसे भरे थे जहाँ जैसे खाली जगह में पानी हो। मैंने मौका देख के ऊपर चढ़ गया। थाने स्टेशन से एक आदमी चढ़ा। आदमी क्या चढ़ा, जनाब को पूरा का पूरा शिकार ही मिल गया जी। और मिलते ही उन्होंने अपने शिकार को धर दबोचा। उन जनाब ने पहले तो उस आदमी के सामान वामान को जगह जगह अटकाने में मदद की। सहानुभूति पाके वे व्यक्ति पिघलने लगा। जब सब सेट वेट हो गया तो उन जनाब ने प्रश्नावली का अपना पिटारा उस व्यक्ति को दे मारा। वो बेचारे कहाँ सह पाते, आंखें थे तो बाल बच्चेदार आदमी। तुरंत सब पहचान बता डाला। पता चला कि पत्नी और 2 बच्चे पीछे छोड़ के वे ट्रांसफ़र पर चल दिए हैं। बच्चों का इम्तिहान ख़त्म होने पर परिवार लाएंगे। बेचारे मैनेजर साहब थे बैंक में। हाँ, बेचारे ही हैं, क्योंकि मैनेजर थे और यहाँ वहाँ नहीं, सीधे सरकारी बैंक के, जिनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, काले काले। नहीं, मैंने उन्हें झुक कर नहीं देखा, मैं तो लेटा ही हुआ था। ये सब तो UPSC के प्रश्न पत्र का किया धरा है, उन्होंने ही सब कुछ गुलवा लिया। आपके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे हैं, इसका कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें, कभी कभी रात भर ब्रांच में बैठना पड़ जाता है। अक्सर सोने को ठीक से मिलता नहीं, कोई ना कोई मीटिंग लगी रहती है, कुछ ना कुछ डेटा तैयार करना ही रहता है। बस अब इतना माल मत्ता काफ़ी था उन जनाब के लिए। इतने पे तो वो रात भर भाषण दे सकते। अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। टाइम से सोना, टाइम से उठना चाहिए। ये बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। अपनी घड़ी देख 11:15। अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, उनकी बात से सुनने से भी नहीं। मैं एकदम टाइम से सोता हूँ और टाइम से उठता हूँ, कभी नागा नहीं करता। मुझे देखिए कितना फिट हूँ। मुझे एकाएक उस थुलथुल करता हुआ लिलेन
के कुर्ते से बाहर ढुलकता शरीर याद आ गया। आपको भी अपने आप को चुस्त फुर्स्त रखना चाहिए। आखिर हम इतना कमाते क्यों हैं? अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते तो उन मैनेजर की चुप्पी बता रही थी कि वह इस समय अपने मैनेजर होने की हीन भावना महसूस कर रहा है। फिर मिस्टर रायचंद को इस वक्त मैनेजर की दशा देख के वह सुख प्राप्त हो रहा था, जो किसी अजगर को अपने शिकार की हड्डियां तोड़ने में आता है। एक बार और आपके तो बाल ही उड़ गए से लगते हैं। उड़ गए से नहीं साहब, उड़ ही गए हैं। इस नौकरी ने तो मेरे बाल भी खा लिए। मैंने नीचे झुक कर देखा तो ऐसा क्या है कि उन रायचंद ने मैं जो ये मैनेजर उस साहब कह रहे हैं, ये मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया? शायद अपने सामान को और खुद को सेट करने के चक्कर में वह आदमी को बड़े बढ़िया कपड़े पहनते हुए और कोई बड़ा अफसर नज़र आ रहा था। ये सब असमय खाने अपच का नतीजा। समय से नहीं खाते इसलिए समय से बचता नहीं और पित्त बनता है। पित्त ठहरता तो 2000 बीमारियों की जड़। उसमें बालों का गिरना तो हो ही। ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होगा नहीं, ऐसा ही है। मानो ना मानो, इसका इलाज पंडू वाले बाबा के चूर्ण से हो जाएगा। ये सुन के मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कुछ लोगों ने तो मुड़ के मुझे देखा, मगर सबको लगा मैं मोबाइल में कोई जोक पढ़ के हंस रहा हूँ। मगर जनाब पर कोई असर नहीं। उन्होंने उस चूर्ण के प्रताप को मैनेजर साहब के अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार जाने कितने ही प्राणियों ने इस चूर्ण के सेवन से बड़े बड़े दुख दूर किए। एक किस्सा उनके गांव का था, एक दिल्ली शहर का था, एक किसी बीमारी का था, एक बिहार के किसी नेता का उद्धार की कहानी थी, तो एक उनके दूर के फूफा जी की। ऐसे प्रभाव पादक चूर्ण की महिमा सुन आसपास के कई लोगों ने चूर्ण मंगाने का पता नोट किया ताकि उन्हें भी उस दिव्य चूर्ण की प्राप्ति हो सके। ये सब उत्पात देख के मुझे हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि खीज उठ रही थी। खीज इसलिए नहीं उठ रही थी कि लोग राह चलते उस आदमी की बातों में क्यों आ रहे हैं, भला क्यों लोगों की दिलचस्पी से क्या दिलचस्पी। मुझे तो इस बात पे क्रोध आ रहा था कि रात के 2 बजने को हैं, किसी को सोने होने और ना किसी को सोने देने का प्रोग्राम नज़र आ रहा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर मेरे रेस्क्यू ऑपरेशन यूँ कहें कि खुद को रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मिलिट्री का जवान ने साइड वाले बर्तन से कड़क के आवाज़ दी, ओ भाई साहब, रात वो तो होगी, जरा सो लेने दो। मैंने मन ही मन नींद के उस रक्षक को सलाम ठोका और नींद में आगोश में चला गया। सुबह में जब आगोश से बाहर आया तो सबसे पहले झुक के ही देखा कि रायचंद अभी अपनी कथा वाँच रहे हैं क्या, मगर नहीं, अभी तो गुब्बारे जैसी तोन में हवा निकल रही है, भर रही है, निकल रही है, भर रही है। ऊपर से नीचे झांकते हुए मेरी नज़र मिलिट्री वाले भाई साहब पे फिर उनकी खिड़की के बाहर कूदी। देखा तो ट्रेन के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। फटाफट नीचे उतरा और चप्पल डाल के दरवाजे के बाहर उतर गया। दूर तक नज़र दौड़ाई तो एक चाय वाला दिख ही गया, मगर जब तक वो मेरे पास आएगा तब तक तो ट्रेन चल ही पड़ेगी। फिर भी आशा प्रत्याशा में गोते लगाते हुए मैंने हवा में जोर से हाथ हिलाया। चाय वाले ने देख लिया। यूँ तो चाय वाला छोकरा था। वैसे ही सुबह का समय था, बहुत कम ग्राहक थे, सो वो दौड़ता हुआ मुझ तक आ ही पहुंचा। जल्दी से एक चाय दे। घबराओ मत साहब, ट्रेन अभी नहीं छूटेगी। क्यों? आगे लाइन पे कुछ झोल है। ओह, छोकरा चाय दे के चला गया। बड़े दिनों बाद मैंने कुल्हड़ की चाय की चुस्की ली। मुंह का क्या कहें, मुंह नहीं धोया। अरे भाई, शेर भी कभी मुंह धोते हैं? वैसे तो कोई जानवर मुंह नहीं धोता, और फिर आदमी भी तो समाजी जानवर है। अब भले ही कुछ लोग उसे सामाजिक प्राणी का तगमा देते हैं। चाय की आखिरी चुस्की लेके जब चैन आया तो वापस अपनी सीट पे आ गया। देखा तो मैनेजर साहब बीच वाली बर्थ पर अपने आप को ठूस से बैठे थे और नीचे वाली बर्थ पे सोए रायचंद महाराज के उठने की प्रतीक्षा में थे, ताकि बर्थ नीचे की जा सके और बैठने की जगह बन सके। मैंने जहाँ से चप्पल पहनी थी वहीं खोल दी, जाने किसी की थी, और फिर अपने बर्थ पे जाके लेट गया। ट्रेन की
समस्या भी कुछ ही देर में दूर हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मगर जनाब उठे नहीं। देखते देखते सारी बोगी जग गई, चहल पहल होने लगी। मगर जनाब अभी भी सो ही रहे थे। धीरे धीरे बोगी के अंदर नाश्तों का दौर चला। वो अभी नहीं उठे। कैसे उठते? बातों की भांग चढ़ाकर नींद की मिर्गी में थे। बिना जूता सूंघाए कैसे उठते? तो लो, ये भी हो गया। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर खेल रही 2 साल की बच्ची का जूता गिरा सीधे मुंह पर। जनाब हक्का बक्का कर उठ गए। उठते ही सबकी नज़र में आ गए। आती कैसे नहीं, सब लोग उसके उठने का इंतजार जो कर रहे थे कि वह उठे और बर्थ पर बैठने के लिए जगह बनी। और सुबह सुबह ये यहाँ और कहीं दिन चढ़े। भक्ति भाव का माहौल बनाया और भागवत गीता पर चर्चा की। पर उन्होंने गीता के श्लोकों के माध्यम से लोगों का जीवन यापन की राहें दिखाई। गीता के 725 श्लोक में कृष्ण जी ने 3 प्रकार के भोजन बताए, जो सात्विकी, राजसी और राक्षसी। मेरा माथा ठनका। 700 तो 725वें श्लोक को इजाद कर लिया गया। फिर भी लोग चित्त लगाकर उसे किसी महात्मा की तरह सुन रहे थे। इसलिए वह सुना भी रहा था। सुना तो रहा था, साथ में बोगी में आने वाले हर फेरी वाले का उद्धार भी कर रहा था। वे फेरी वाली भी खुश थे। बोहनी तो सुबह ही कर चुके थे। अब जाते जाते भी क्या सात्विक और क्या राजसी सारा नाश्ता इसे सौंप कर जा रहे थे। मनुष्य को दूसरे मनुष्य की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके का हो। कहते कहते उस चाय वाले को रोका। अभी चाय की पहली चुस्की ली थी कि थू थू, ये चाय है? चाय को तो घूर कर देखा, ये लूट मचा रखी है। चाय बेच रहा हो तो महंगा या गुड़ का पानी? तुम तो सब लुटेरे हो। सरे इससे बेईमान, सरेआम आम आदमी को लूटते। चाय वाले का रोज ही ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। साहब, यही चाय है, पीनी तो पीजिए, वरना रहने दीजिए। कई लोग इसी चाय का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ही ये ठंडी हो जाए, आपको गुड़ का पानी लगती है। यहाँ बोगी में घुसते ही सारी चाय खाली हो जाती है। गर्दन पे बंदूक रख के तो चाय नहीं पिला रहा। पीनी है तो पिए, वरना मत पिए। अरे साले, वो चर्बी चढ़ गई है। ला पैसे वापस कर। साहब, गाली नहीं देना, बोला ना खराब लगती है तो चाय मत पीजिए। ला साले, पैसे वापस कर। बार बार गाली सुनकर चाय वाले की त्योरियाँ चढ़ गई। वह भी तैश में आ गया। जा, नहीं देता, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। रायचंद के ये नाफरमानी बर्दाश्त ना हुई। उसने तुरंत चाय वाली की गर्दन पकड़ ली। इसमें आसपास के और फेरी वाले इकट्ठे हो गए, जिन्होंने देख के रायचंद के पसीने छूट गए। उन्होंने काला छोड़ दिया। चला जा, मैं एक चाय वाले के मुंह लग के अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। चाय वाले वैसे तो रायचंद का भुर्ता बना देना चाहते थे, लेकिन वह अपना समय नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए घूरते हुए चले गए। मगर ये जनाब देर तक चाय के पीछे मुंह बनाते रहे। बच्चा है मेरे आगे इसलिए छोड़ दिया, वरना ऐसे को तो मैं मसल के रख देता। छोड़िए, जाने दीजिए सर, ऐसे लोग बहुत आते हैं मेरे ब्रांच में। केवल काम खराब होता है और इससे समय भी। हाँ, तो मैं कह रहा था सभी मनुष्यों की इज्जत करनी चाहिए, कभी किसी से शिकायत नहीं करनी। बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए। इतने में ट्रेन झटके से ब्रेक लगा के खड़ी हो गई, जबकि आसपास के कोई स्टेशन भी नहीं था। मैनेजर साहब बोले, उफ, इतनी गर्मी में फिर खड़ी हो गई, जाने कब खुलेगी। रायचंद जी तो किसी को चूस से ही महाग्रंथ निकाल लेते हैं। इतनी बड़ी घटना को बिना टिप्पणी शिप्पणी के कैसे छोड़ देते। चारों तरफ यही हाल है। जमाना बहुत ख़राब चल रहा है। सब पैसे खा रहे हैं। जहाँ लाइनें बढ़नी चाहिए वहाँ लाइन पे कई ट्रेनें पासिंग दे रही हैं। रेलवे वालों को तो बस एक्स्ट्रा काम नहीं करना, जो जैसे है उसी काम से चलना, चाहे सारी व्यवस्था चरमरा कर गिर काहे नहीं जाए। उसे भी बढ़ के तो देश के नेता हैं, सब पैसा खा जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। रेल लाइन का खाक बनेगी। शुरू में तो मुझे सब मनोरंजन लग रहा था, पर कल रात सुनते सुनते अब उबने लगा। अब मुझे चिढ़ होने लगी। मैंने सोचा अब इन खोखली बातों
कि किसी को ख़त्म किया जाए। मैं नीचे उतर आया। जैसे विष ही विष की औषधि है, वैसे ही प्रश्नों के पिटारे का जवाब, उसके सवालों के जवाब देना जाना है, बल्कि उसे ही प्रश्नों में जकड़ लेना है। मैंने उतरते ही कहा, आप तो बहुत जानकार लगते हैं, लगता बहुत कामयाबी देखी है। आखिर करते क्या हैं? जरूर जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, तभी तो इतने अनुभवी लगते हैं। सबके कान खड़े हो गए। मैनेजर साहब भी अपने गुरु के बारे में जानने के अधीर हो गए, मगर रायचंद जी पहले ही सपकाए, फिर खूब मुस्कुराते हुए बोले, सब भगवान की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया। उनकी इतनी कृपा है कि जीवन में कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैनेजर साहब के तो छक्के छूट गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ वो कल एक निठल्ले आदमी के उपदेश सुन रहे थे, जिनका अपना कोई अनुभव ही नहीं है। ऐसे आदमी जीने का तरीका सिखा रहा है, जो अपनी तसल्ली खुद नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ तो करते होंगे आखिर। अरे नहीं जी, मेरे जीजा जी कुछ नहीं करने देते। जीजी खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है, तो जीवन तो यूं ही ऊपर वाले की दया से बरकत से ही कर रहा हूँ। मैंने पूछा, जीजा और जीजी के अलावा कौन कौन है आपके सुखी परिवार में? और कौन होगा, उनके 2 बच्चे, आपके दीदी के बच्चे भी तो अपने ही हैं। मैंने सोचा, याद यूँ कहूँ कि सबने सोचा कि भले बच्चे होते क्या, उनकी परवरिश भी जीजी जीजा करते, शायद इसलिए ना हो। खैर, मैंने अगला सवाल दाग दिया, वैसे आपकी शर्ट बड़ी जच रही है, आपके कपड़े तो बहुत ब्रांडेड लग रहे हैं, आपके टेलर की स्टिचिंग भी बहुत फाइन है, कहाँ से ली? अरे ये तो जीजा जी के कपड़ों की दुकान में छटे हुए बेस्ट सूट पीस हैं, एकदम नए थान के आखिरी पीस, वो लेटेस्ट फैशन का। और रही बात टेलर की, वो तो दुकान का अपना ही है। अब तक सब इधर उधर देखने लगे, किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि उनकी तरफ देखे, फिर सुनना तो दूर की बात। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।